किया, 2 हिस्सों में तकसीम किया और दोनों हिस्सों को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया। उसके बाद उनकी जो कमिटमेंट्स थी फ्रॉम टाइम टू टाइम कि हम जल्द ही जम्मू कश्मीर को उसको रियासत का दर्जा देंगे, वो उन्होंने पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से बाहर भी, यहां तक कि जिस वक्त इलेक्शन के दौरान वो यहां कैंपेनिंग के लिए आए उस वक्त भी उन्होंने ये एश्योरेंस दी थी यहां के लोगों को कि हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। लेकिन इलेक्शन होने के बाद आज 9-10 महीने हुए, अभी तक वो इसके ऊपर कोई गौर फिक्र नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि उनकी नीयत में खोट है, उनके बोलने में फर्क है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जेकेपीसीसी ने फैसला किया कि हम रियासत गिर इसके वास्ते प्रोग्रामें करें, जिसके जो हमने हमारी रियासत हमारा हक के तहत पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में 20 अजला में किया। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुहेल कादरी साहब जुड़ गए हैं। सुहेल साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। और श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे मीर उमर भी जुड़ गए हैं। सुहेल साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरह से देख रहे हैं कि स्टेटहुड की मांग लगातार उठाई जा रही है और अभी मांग जोरों शोरों से उठ रही है, कांग्रेस ने एक बार फिर इस मांग को तेज कर दिया है और इस बार कांग्रेस भूख हड़ताल करने जा रही है। साथ ही साथ सभी लोगों से भी साथ आने की अपील कर रही है। तमाम जो सियासी पार्टियां हैं उनसे भी कांग्रेस लगातार यही अपील कर रही है कि वो भी अपना समर्थन दें और जोरदार तरीके से इस मसले को उठाया जाए। किस तरह से आप देख रहे हैं कांग्रेस के इस एहतजाज को? देखिए, गुड इवनिंग मैम। पहले तो आपको सलाम। दूसरा ये है कि बहुत अच्छी बात है, अपने हकूक को लेके अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी डेमोस्ट्रेट करती है और कंटिन्यूस डेमोस्ट्रेशन में वो भूख हड़ताल तक पहुंचती है तो ये बहुत अच्छी बात है। यही खूबसूरती है जमहूरियत की कि लोगों के पक्ष की बात रखी जाए। जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, मुझे लगता है कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है या कोई ऐसा इंसान नहीं है, बच्चे से बुजुर्ग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की ग्लोरी जो है वो वापस लाई जाए, और वो तभी मुमकिन है जब आप रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड करेंगे। तो उसके लिए कांग्रेस ने लीड ली है और अपने जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी एक साइड पे रख के जंतर मंतर पे उन्होंने मुजाहरा किया। जम्मू से दिल्ली तक वो गए और अच्छा उनको मीडिया हाइप मिला इंडिविजुअली एज ए पार्टी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने बहुत बार रूल किया है, चाहे वो शेख इंदिरा अकॉर्ड था, चाहे वो राजीव फारूक अकॉर्ड था, चाहे वो गुलाम नबी आजाद की सरकार थी पीडीपी के साथ। तो मुझे लगता है उनका एक जनाधार है यहाँ पे, और जनाधार तभी बचा रहता है जब आप लोगों के हितों के लिए बिना पावर के लोगों की बात करें, लोगों के हकूक की बात करें। और स्टेटहुड, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर हो जाए, और प्राइम मिनिस्टर ने तो फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पे कहा कि हाँ, स्टेटहुड रिस्टोर होगी एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, टेकिंग केयर ऑफ द कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और कांग्रेस इस पे लगातार कुछ ना कुछ करती जा रही है और आज भूख हड़ताल पे बैठी है। मैं समझता हूं यही एक तरीकाकार है लोगों की रहनुमाई करने का, लोगों की आवाज को बुलंद करने का, और जम्मू कश्मीर की जो अपनी सभ्यता है, जो जम्मू कश्मीर के लिए जो कुछ खोया है उसको वापस लाने के लिए। तो मैं तो एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वेलकम करता हूं उनका ये मूव, और मुझे लगता है अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टीज भी उनके साथ स्टेटहुड को लेके बात करना चाहती हैं तो वो बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल मीर उमर, जिस तरह देखा जा रहा है कांग्रेस लगातार कोशिश उसकी तरफ से जारी है और दिल्ली चलो तक का भी ऐलान किया गया था और अब एक बार भूख हड़ताल को लेकर ऐलान किया जा चुका है। तारिक हमीद कर्रा ने कहा है और साथ ही देखा जा रहा है कि वो दूसरी सियासी पार्टियों से भी समर्थन की अपील कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में किस तरह इस भूख हड़ताल को आगे बढ़ाया जाएगा, किन किन जिलों से इसकी शुरुआत होगी, क्या दूसरी सियासी पार्टियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं? देखिए, बिल्कुल वो कांग्रेस कमेटी की तरफ से, जिस तरह से खासतौर पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, इनकी तरफ से लगातार काफी समय से जो है स्टेटहुड को लेकर मांग चल रही है। हालांकि जिस तरह से इससे पहले भी आज जिक्र किया था, जब यहाँ पे सरकार बननी थी तो उस वक्त सरकार से ये सवाल पूछा गया था, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस नहीं दिया जाता, और उन्होंने कहा कि हम लगातार एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते यहाँ पे लगातार इसको लेकर मांग करते रहेंगे जब तक कि जम्मू कश्मीर को वो हक वापस नहीं दिया जाता जो बकौल उनके एक गैर जमहूरी और गैर आईनी तरीके से लिया गया है। उनका मानना है कि ये यहाँ के जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, उनके हक के साथ एक पामाली की गई है, और इसके साथ जो ये ज्यादती का जो एक सिलसिला जो है इसको रोकने की जरूरत है, और कांग्रेस उसके लिए लगातार अपनी तरफ से हर मुमकिन कानूनी दायरे में रह के कोशिश करेगी कि पॉलिटिकली किस हद तक
वो इस बात को उठा पाते हैं, चाहे हम पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट की बाहर बात करें, उनके सियासी दफातरों के अंदर बात करें, उनके बाहर बात करें, या सड़कों की बात करें, या बाजारों की बात करें। उनका मानना है कि हर एक तरह से कानून के दायरे में रह के वो पॉलिटिकल एक पर्सपेक्टिव से यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो स्टेटहुड है उसको रेस्टोर करने के लिए हर मुमकिन जो कदम है वो उठाएंगे। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी कई बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने श्रीनगर में अपने हेडक्वार्टर पे एहतजाज किया, जहां पे हमने स्टोरीज को जो है रिपोर्ट किया, लेकिन वो एहतजाज जो है वो उनके दफातर के अहाते के अंदर ही मुख्तसर हो गए, यानी कि वो दफातर के बाहर जो सूरत हाल है वो देखने को नहीं मिली। हालांकि उसके बाद उन्होंने जम्मू में भी एहतजाज किया, उसके बाद उन्होंने दिल्ली में भी जो है एहतजाज किया, लेकिन अब जिस तरह से सिलसिलावार तरीके से हमारी रियासत हमारे हक को लेकर जो कैंपेन लगातार जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से चल रहा है, उसकी अभी जो करंट कड़ी जो हमें नजर आ रही है वो ये हंगर स्ट्राइक्स की चेन है। चेन इसलिए इसको बताया जा रहा है क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी नजर आएगी और ये हर एक जिले में की जाएगी, यानी कि जो हर एक जिले के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वहां के प्रेसिडेंट्स हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रेसिडेंट्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो सभी इस जो हंगर स्ट्राइक है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि 20 की 20 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर की, वो अपनी लेवल पे कांग्रेस के जरिए अपनी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, खासतौर पर इस कैंपेन को लेकर, जिससे एक स्लोगन के जरिए दर्शाने की कोशिश की है कांग्रेस ने कि हमारी रियासत हमारा हक, यानी कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के अवाम का हक है और उस हक को कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर मुमकिन कोशिश करेगी उसको वापस रेस्टोर करने की, उसको वापस हासिल करने के लिए। हालांकि आज जिस तरह से इस हंगर स्ट्राइक को देखा जा रहा था, ना सिर्फ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट है तारिक कर्रा वो इसमें मौजूद थे, बल्कि उनके हमरा जो जितने भी सीनियर लीडरान है जेकेपीसीसी के, वो इस हंगर स्ट्राइक में हमें देखने को मिले, या बाकी जो मेंबरान है, जो वर्कर्स है, जो अलग अलग अजला से भी आए थे, उन्होंने भी इसमें शमूलियत की। और जिस तरह से इसकी मियाद 20 अगस्त तक रखी गई है क्योंकि 21 को पार्लियामेंट होनी है, उनका मानना है कि ये सिलसिलावार तरीके से हमें 20 अगस्त तक भी देखने को मिलेगा और उसके बाद एक हो सकता है कि नए प्रोग्राम को भी तश्कील दिया जाएगा। यानी कि एक कंटिन्यूअस एटमॉस्फेयर में कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। हालांकि इस बारे में आज राहुल गांधी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। उनका मानना है कि जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की जो एक पॉलिसी है इस चीज को लेकर, उस सब चीजों को जो है आवाम के सामने कांग्रेस कमेटी रखने की कोशिश करेगी, चाहे उनको किसी भी तरीके से इसमें जदोजहद करनी पड़े कानूनी दायरे में रह के। तो ना सिर्फ जो जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का जो मसला है, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी यहाँ जम्मू कश्मीर में उसको रेज कर रही है, बल्कि दिल्ली में भी जो कांग्रेस के जो आला अधिकारी है, जो ओहदेदारान है, राहुल गांधी जिससे हम उसकी तस्वीर बनाए, तो वो भी इस चीज को लेकर जो है अपना सपोर्ट जो है, अपना समर्थन दे रहे हैं। तो एक लार्जर स्केल पे इस वक्त कांग्रेस जो है इस चीज को लेकर पहल में है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक सरकार होने के नाते जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ वायदे किए हैं कि एक सही वक्त पे यहाँ पे स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा, लेकिन उनका मानना है कि वो स्टेटहुड का जो रेस्टोरेशन है, जिसकी जो बेस बताई जा रही है कि सही वक्त कब आएगा, तो इस सही वक्त की क्लियरिफिकेशन भारतीय जनता पार्टी से हासिल करने के लिए इस प्रोसेस को जो है लगातार कंटिन्यू रखा जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी पे एक प्रेशर डेवलप किया जाए, उससे एक रिजल्ट जो है, एक रेस्पॉन्स जो है वो सेंटर से लिया जाए कि आखिर जम्मू एंड कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि सेंटर की सरकार कब देने वाली है। बिल्कुल ठीक है मेर काजमी साहब, इस बीच लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह कांग्रेस इस मसले को जोरदार तरीके से उठाती हुई नजर आ रही है, वहीं दोनों ही पार्टियां इत्तेहाद में है जरूर, लेकिन अलग अलग रुख में नजर आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस ही साफ कर चुकी है, कांग्रेस ने साफ कहा है कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा वो सरकार में शामिल नहीं होगी। लेकिन उमर अब्दुल्ला से जितने भी सवालात इस मसले पर किए गए हैं, उनका यही कहना है कि वो मानसून सत्र में और इस वक्त वो उम्मीद करते हैं कि राज्य का दर्जा जल्द ही बहाल किया जा सकता है। ऐसे में उन्होंने साफ कहा कि वो किसी आंदोलन में ना तो शामिल होंगे और ना ही उनकी तरफ से कोई ऐसा आंदोलन स्टेटहुड को लेकर किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मॉनसून सत्र के बाद या और कुछ वक्त के बाद नहीं होता है तो उसके बाद उनकी पार्टी अपना अलग आंदोलन जरूर शुरू करेगी। देखिए, उमर अब्दुल्ला लेड जो सरकार है जिसको लीड कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब खुद एज सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस
यूनियन टेरिटरी, उनके कंस्ट्रेंट्स बहुत हैं। एक तो यूनियन टेरिटरी के वो चीफ मिनिस्टर हैं, एक ये कंस्ट्रेंट है। दूसरा कि वो कांग्रेस के साथ कोलिशन में उन्होंने इलेक्शन लड़ी है और पूरी कैंपेनिंग जो है कांग्रेस के साथ की है। इंडिया ब्लॉक का वो एक हिस्सा है, लेकिन वो जानते हैं कि स्टेटहुड की रिस्टोरेशन और जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं या एनुअल एलोकेटेड बजट जो है, अगर कोई इस पे ज्यादा काम कर सकता है तो इस वक्त नरेंद्र दामोदर मोदी लेड गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जो हर स्टेट के साथ मरकज की सरकार जो भी होती है वो आगे बढ़ती है, पेशरफ्त करती है, अगर रिलेशंस बड़े कॉर्डियल रहे हो। तो मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला बड़े सेंसिबल तरीके से दोनों एक के साथ दिल से रिश्ता निभा रहे हैं और दूसरे के साथ दिमाग से रिश्ता निभा रहे हैं। यही खूबसूरती होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लीड करना, जम्मू कश्मीर एक बड़ी सेंसिटिव स्टेट है और इस सेंसिटिव स्टेट में डिस्पाइट ऑफ सर्टेन कंस्ट्रेंट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी स्टिल ही इज मूविंग विद ए गुड हार्ट, विद ए हार्ड वर्क। तो ये मुझे लगता है ये उनका एक तरीकाकार है और यही तरीकाकार होना चाहिए। जहां तक इंडिया ब्लॉक की ताल्लुक है, वहां जो मीटिंग इनकी हुई है, फारूक साहब वहां थे उस मीटिंग में, जहां राहुल जी के घर पे ही ये मीटिंग थी परसों रात को, और सारे जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिसमें पीडीपी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी उस मीटिंग में शामिल हुई। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब क्योंकि लीड करते हैं जम्मू कश्मीर को, और जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सी उम्मीदें उमर साहब से हैं और उनकी सरकार से हैं, और उन उम्मीदों पे खरा उतरना, उन उम्मीदों को परवान चढ़ाना, मैं समझता हूं उमर अब्दुल्ला का एक इंडिवर है और वो कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह की बातचीत वो मोदी साहब से भी करते हैं, वो भी जोर लगाते हैं कि स्टेटहुड जो है जल्दी से जल्दी रिस्टोर हो, ताकि जो चुनी चुनाई सरकार है लोगों की, जिसको 70% जो फेथ है पोलिंग के परसेंटेज के हिसाब से इस सरकार को मिला है, उसकी बैकिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और जो सपने जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से दिखाए गए हैं, उनको पूरा करने में ये सरकार जो है कामयाब हो जाए। तो ये एक कोशिश है और कोशिश मुझे लगता है करते रहना चाहिए। और कांग्रेस की अपनी एक कोशिश है, क्योंकि उनको अपने वजूद का इस वक्त है कि कांग्रेस का वजूद जो है वो और मजबूत हो, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स में नथिंग इज परमानेंट, एवरी डे देयर इज सम चेंज। आज अगर भारतीय जनता पार्टी का है तो कल कांग्रेस का भी सुनहरे दिन आ सकते हैं। और एक दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐसी मुद्दों के आधार पे अगर आप एजिटेशंस करते हैं, अच्छे रोड मैप के साथ कुछ हंगर स्ट्राइक्स पे बैठते हैं, तो इससे फायदा जो होता है उस पॉलिटिकल पार्टी को भी होता है कि जो सत्ता से बाहर होती है और उसका जो कैडर है पूरी स्टेट में या पूरे मुल्क में, वो मोबिलाइज होता है और उनको भी पता चलता है, तारिक हमीद कर्रा को भी पता चलेगा कि कहां मोबिलाइज कम हुआ है कैडर और कहां मोबिलाइज करने की ज्यादा जरूरत है। तो मैं ये समझता हूं बोथ वे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, पॉलिटिशियंस को पॉलिटिक्स ही करनी है जब तक वो वजूद में रहते हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है और उनके सरबराह हैं, उनको मास मोबिलाइजेशन करने में भी सहूलत होगी और आगे की रणनीति जो है वो कांग्रेस तय करेगी। लेकिन यह है कि हाँ, अच्छे डिविडेंड्स आने चाहिए, अच्छी चीजों के लिए अच्छी एजिटेशंस हो और उसके डिविडेंड्स अगर अच्छे मिलते हैं तो लोग उन पार्टीज के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करते हैं। और जब भी इलेक्शंस होती है उसका फायदा उस पॉलिटिकल पार्टी को जरूर मिलता है, चाहे वो रीजनल है चाहे वो नेशनल। जी बिल्कुल ठीक है। काजमी साहब बेरुमार आप बने रहिए हमारे साथ, बढ़ेंगे एक अहम खबर की ओर। श्रीनगर में आज अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से पुरजोर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाज की निगरानी लंगेट एमएलए शेख खुर्शीद ने की। मुजाहिरीन एमपी इंजीनियर रशीद की रिहाई की मांग कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि हमारे सांसद जेल में बंद है तो हमारी आवाज पार्लियामेंट में कौन उठाएगा। एमएलए शेख खुर्शीद ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि आज इंजीनियर रशीद को जेल में बंद 7 साल पूरे हो रहे हैं। उन्होंने सभी सियासी पार्टियों से भी अपील की है कि वो भारत की मुख्तलिफ जेलों में बंद सियासी कैदियों के हक में आवाज उठाएं और उनकी रिहाई की मांग करें। आज जो हम ये प्रोटेस्ट यहाँ अपनी इंग्लिश हम जो ये रजिस्टर कर रहे हैं, ये हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो बेगुनाह हजारों कैदी बाहर के जेलों में सड़ रहे हैं, उनकी रिहाई के लिए है। हाँ, इसमें सबसे बड़ा अहम कैदी, इसमें सबसे बड़ा अहम तरीन कैदी जो मजलूमियत का जबरदस्त शिकार है, जिसने 5 लाख वोटों से पार्लियामेंट का इलेक्शन जीता है, वो इस वक्त कैदोबंद की सोबतें बरत हमारे असेंबली के अंदर में अपने कौम की खिदमत करना चाहता था।
उनकी रहनुमाई करना चाहता था। अपने ही लोग हैं, अपने कश्मीर के लोग हैं, जिनको इनका वो दिलेराना, एक ईमानदाराना, एक मुनसिफाना जो क़यादत का उसने एक प्रोग्राम बना रखा था, उनको वो पसंद नहीं आया। नतीजा ये निकला कि अंदर से साजिश करके वक्त के हाकिम जो हुआ एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, साजिश के तहत उसको गिरफ्तार किया गया। हम नहीं मानते, बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, लेकिन न जाने किस जुर्म बेगुनाही में उम्र हमारे इस इंजीनियर रशीद साहब को आज 6 साल से इन्होंने बंद किया हुआ है। इसी पर हमारे गेस्ट नुमाइंदे लगातार बने हुए। मेरे बार जिस तरह देखा जा रहा है कि इंजीनियर रशीद की रिहाई की मांग लंबे वक्त से की जा रही है और अब पार्टी ने मुजाहिरा करना शुरू कर दिया है, जिसमें मकामी लोग भी नजर आए हैं। ऐसे में अगर उन्हें इजाजत दी गई थी मानसून सत्र में शामिल होने की, लेकिन भारी भरकम खर्च उन पर थोप दिया गया, जिसके चलते उन्हें परेशानी पेश आई है। अब लोगों का ये भी कहना है कि वो अपने हल्के की परेशानियां कौन उठाएगा, उनके पार्लियामेंट में आवाज कौन उठाएगा, जो कि जायज है। किस तरह से इस मामले को देखा जा रहा है, क्या आगे भी कोई अगली सुनवाई होनी है उनकी रिहाई को लेकर इस तरह, और पार्टी के जो लीडरान है क्या कुछ वो कह रहे हैं? वेल देखिए, इसमें एक अहम जो नुक्ता है इस चीज का वो ये है कि वो एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है और बड़े बहुमत के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। जब हम नॉर्थ कश्मीर की बात करते हैं, एटलीस्ट जब हम बात करते हैं तो फिगरेटिवली हमें 5 लाख वोट्स नजर आते हैं। जो AIP है उनकी इस बात को लेकर बिल्कुल एक क्लियर मोशन है। वो ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट उनके साथ 5 लाख लोगों के वोट्स हैं, वो 5 लाख लोगों के नुमाइंदे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस नुमाइंदगी के लिए उसको नॉर्थ कश्मीर की आवाम ने चुना, वो उसको सही तरीके से उस चीज की जो है तर्जमानी या नुमाइंदगी नहीं कर पा रहे हैं। और नुमाइंदगी ना करने की वजह वो बता रहे हैं कि वो एक शतरंज, जो हम कह सकते हैं, एक ऐसी चाल के शिकार हो चुके हैं जिसका खामियाजा ना सिर्फ इंजीनियर रशीद बजाते खुद उठा रहे हैं, बल्कि साथ साथ वो लोग भी उठा रहे हैं जिन्होंने उनको अपने नुमाइंदे के तौर पर पार्लियामेंट में भेजा। उनका मानना है कि जिस तरह से लगातार उनको अलग अलग तरीकों से पार्लियामेंट में एंटर ना होने की जो एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, उससे अवाम के जो हुकूक है वो पामाल हो रहे हैं। क्योंकि अवाम के जो मुश्किलात है, मामलात है, दरख्वास्तें हैं, जो उनकी जो एक पेशरफ्त जो है उनके हुकूक के हवाले से, वो बिल्कुल जो है डिस्टर्ब हो रही हैं, क्योंकि उनका जो नुमाइंदा है वो पार्लियामेंट में नहीं जा पा रहा है और सही तरीके से उन मामलात की नुमाइंदगी नहीं कर पा रहा है। आज जिस तरह से AIP के सभी मेंबरान ने, जो कोर कमेटी के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने जब आज ये एहतजाज किया, उसके साथ साथ वहां पे जितने भी वर्कर्स थे उनके नारे इस बात के लिए बुलंद हो रहे थे। उनका मानना था कि अगर वो किसी चीज में मुलव्वस होते तो शायद वो प्रूव हो गया होता, लेकिन अनप्रूवन मैटर को लेकर उनको अभी भी जेल में रखा गया है। और 7 साल आज मुकम्मल होने हैं इंजीनियर रशीद के इस जेल में कैदोबंद के, लेकिन अभी तक भी इस मामले की जो है पूरी तरह से कोई फाइनल सिचुएशन सामने नहीं आ रही है। लेकिन इसकी वजह से जो उनकी नुमाइंदगी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है पार्लियामेंट में, और जिस चीज से लोग उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोगों के मसाइल वो सदन में रखेंगे, वो चीजें भी नहीं पहुंच पा रही है ऐवान में, वो मामला भी नहीं पहुंच पा रहे। उनका मानना है कि ना सिर्फ ये एक पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पर इसको देखना चाहिए, बल्कि साथ साथ जो आवाम की ख्वाहिशात उनके साथ जुड़ी है, उस मरकज को उस नजरिए से भी इंजीनियर रशीद को देखने की जरूरत है और उनको रिलीज करने की जरूरत है, ताकि जिस चीज के लिए उनको एक नुमाइंदे के तौर पर पार्लियामेंट भेजने की जो पहल यहाँ की आवाम ने अपने वोट्स के जरिए की थी, उस प्रोसेस को जो है एक सक्सेसफुल तरीके से देखा जाए और किया जाए। लेकिन जिस तरह से उनपे अलग अलग तरीकों से, सिलसिलावार तरीकों से कदगनें लगाई जा रही हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से पार्लियामेंट में लोगों की नुमाइंदगी ना कर पाए, रिप्रेजेंटेशन ना दे पाए, तो उससे जो एक डेमोक्रेटिक जो सेटअप है उस पर एक सवालिया निशान बन रहा है। तो इस मामले को लेकर आज AIP के जितने भी लीडर्स हैं, उन्होंने आज पार्टी हेडक्वार्टर जो कि श्रीनगर में यहीं पे मौजूद है, उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने कोशिश की कि इस एहतजाज को जो जैसे दर्ज किया जाएगा तो इसको संजीदगी से नोटिस भी लिया जाएगा और अकॉर्डिंग टू दैट जो है कहीं ना कहीं पे कोई ऐसी साबित कदमी से कोई हिकमत अमली अपनाई जाएगी जिससे दोबारा एहतजाजों का ये सिलसिला शुरू ना हो। लेकिन अगर ये बात
क्लियर आउट नहीं हो जाती है, इन एहतजाजों का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है। इंजीनियर रशीद को इस 7 साल की कैद के बाद भी उनको आजाद अगर नहीं किया जाता तो ये जो पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट इन मोड ऑफ रिजेंटमेंट दिखाया जा रहा है, ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। जी बिल्कुल। काजमी साहब, आप किस तरह से इंजीनियर रशीद की रिहाई के इस मसले को देखते हैं, क्योंकि जिस तरह लंबे वक्त से वो रिहाई की मांग कर रहे हैं और बड़े मतों के साथ जीत उन्होंने हासिल की है, लेकिन उनके हल्के में परेशानियां यही आ रही है कि उन मुद्दों को नहीं उठा पा रहे हैं, बुनियादी सहूलतों को नहीं उठा पा रहे हैं जिसकी आवाम को जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ एनआईए की बात करें तो एनआईए लगातार उनकी रिहाई की मुखालिफत करती है, क्योंकि बड़े टेरर एक्ट के इल्जाम उन पर लगे हुए हैं। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जुडिशियल पर्सपेक्ट पे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो एनआईए उनके एफिडेविट्स वहां बार बार जमा करवा रही है और जिसकी बेल एप्लीकेशन इंजीनियर रशीद के एडवोकेट जो है वो बार बार वहां देखते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोर्ट ये है कि उनको बीच बीच में इजाजत मिलती है टू अटेंड द पार्लियामेंट। अब कोर्ट की जो डायरेक्शंस है उसमें कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि जब केस बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट्स होता है तो कोर्ट का ही ज्यूरिडिक्शन रहता है कि उनको फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन कैसे डिसाइड करना है। लेकिन मुझे लगता है बीच बीच में जो है उनके जो काउंसिल हैं वो कोई ना कोई सिंपैथेटिकल ग्राउंड पे उनको वहां से इजाजत दिलवा देते हैं और वो चलता है। लेकिन दूसरी बात ये मैं आपसे कह दूं, अनफॉर्चुनेट होता है कि ऐसा डेटेन्यू जो किसी न किसी केस में मुलव्वस होता है और वो मेंबर पार्लियामेंट बन जाता है और वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है अपने पार्लियामेंटेरियन के बिना नरिश हो रही होती है, क्योंकि आज एक पार्लियामेंटेरियन के पास बड़े अच्छे कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड्स के तहत उसको ईयरली जो है डिमार्केटेड अमाउंट मिलती है जो वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा सकता है। और जम्मू कश्मीर आपको पता है कि पिछले 30-35 सालों से खुर्द पुर्द रहा, यहाँ जो अलगाववाद, स्टोन पेल्टिंग और बहुत सी चीजें हैं, और एक जमहूरियत जब यहाँ शुरू हुई, अच्छी मजबूत जमहूरियत, तो उसमें अच्छा तो यही होता है कि अपना एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नरिश करे, अपना एमपी जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड्स के माध्यम से भी ऊपर लेके जाए, क्योंकि पार्लियामेंट जो होती है, पार्लियामेंट में जो असेंबली सेगमेंट्स आती हैं वो बहुत सी सेगमेंट्स आती हैं, किसी में 5 आती हैं, किसी में 10 आती हैं, और बारामूला कश्मीर जो सेगमेंट है उसमें भी बहुत सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट्स शामिल होती हैं। तो अब क्योंकि कोर्ट में केस है और कोर्ट डिसाइडिंग फैक्टर है, तो उस पर हम कोई चर्चा तो कर नहीं सकते हैं, उनके काउंसिल ही उसमें ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन ये है कि ऐसे जो कैंडिडेट्स होते हैं जो डिफरेंट इल्जामों के तहत किसी न किसी जेल में होते हैं या किसी न किसी कन्विक्शन में शामिल होते हैं, तो उसका जो असर है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे जरूर पड़ता है, वो थोड़ी डेवलपमेंट से दूर हो जाती हैं, रोजमर्रा की सुनवाई जो अपनी पब्लिक के साथ जो उनका कनेक्शन है वो टूट जाता है। अनफॉर्चुनेट तो है, बट यू कांट डू एनीथिंग एज फार एज द लेजिस्लेशन ऑफ जुडिशरी इज कंसर्न्ड। जी बेशक। मेरा इसके अलावा उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर बात करें तो किन किन मसलों पर पार्टी नाराजगी जाहिर कर रही है, कौन कौन से ऐसे बुनियादी मसले हैं जिसको लेकर आवाम भी लगातार परेशान हो रही है? क्योंकि हालांकि पिछले सेशन में देखा गया है कि इंजीनियर रशीद ने उन मसलों को लगातार उठाने की कोशिश की है और जब भी वो सेशन में शामिल होते हैं तो जोर शोर से उन मसलों को उठाते हुए नजर आते हैं। देखिए, ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो ना सिर्फ हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें बल्कि जम्मू कश्मीर का एक बड़ा मसला ये रहा है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ा इशू रहा है। साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ऑन ग्राउंड जो डेवलपमेंट्स है, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, बाकी जो चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, फ्लोरिकल्चर, हर एक जो एक सेक्टर होता है किसी भी रीजन का, वो यही चाहता है कि अगर वो 20% अपनी प्रोग्रेस अचीव कर चुका है वो इसको किसी भी तरीके से और रेज कर पाए, वो कहीं ना कहीं पे 100 या 50% तक पहुंच जाए इस पर्टिकुलर जब हम किसी टाइम फ्रेम की बात करें, पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो ये जो चीजें, ये पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस की बात है कि लोगों के जो रोजमर्रा की जो जरूरियात है वो किस हद तक पूरी हो रही हैं। आवाम की ज्यादातर जो ख्वाहिशात होती हैं वो पानी को लेकर, बिजली को लेकर, मेडिकल जो एक स्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट को लेकर, एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी जनरेशन, उसके प्रोग्राम्स को लेकर कई सारी चीजें हैं। एजुकेशन को और ज्यादा कैसे एडवांस किया जा सकता है, कैसे प्राइमरी स्कूल्स को और ज्यादा मजीद बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा सकता है, किस तरह से वहां पे रोजगार के एवेन्यूज किए जा सकते हैं, किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट इन दैट पर्टिकुलर रीजन जो है उसको डेवलप किया जा सकता है।
ऐसे कई सारी चीजें हैं जो कि आवाम के साथ जुड़ी हुई हैं। रोजमर्रा की आम अगर आप देखें तो दिन में जो हमें रोज इस्तेमाल होता है, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, चाहे हम पानी की बात करें, चाहे हम रोड्स की बात करें, लेन्स की बात करें, या मेडिकल सेक्टर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो रोजमर्रा यानी कि 24 आवर्स एक इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ी होती हैं। और अगर ये चीजें डेवलप्ड होती हैं तो हम कहते हैं कि वो इंसान सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर इंसान सेटिस्फाई होगा तो शायद ही हमें आज की जिस तरह से ये एहतिजाज है वो फिर देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर एहतिजाज हो रहा है तो कहीं ना कहीं पे आवाम अपनी उन ख्वाहिशात को सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रही है। यानी कि अगर वो ख्वाहिशात को सामने रखने की कोशिश कर रही है, ग्रीवियंसेस को सामने रखने की कोशिश कर रही है, तो यानी कि ऑन ग्राउंड अभी भी जो सहूलियात है वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुई है। लोगों की जो जरूरियात हैं वो पूरी तरह से उनको नहीं पहुंच रही है। तो जनरल मोड में जब हम देखते हैं, ना सिर्फ हम पर्टिकुलर एक पोर्शन ऑफ कश्मीर हम बात कर रहे हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें हर एक चीज की जरूरत है। और जब हम एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव या पर्टिकुलर रीजन की बात करते हैं, जब हम किसी एक आदमी को किसी पर्टिकुलर रीजन के साथ देखने की कोशिश करते हैं, तो नॉर्थ कश्मीर के अंदर कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको और ज्यादा डेवलप और ज्यादा फ्लोरिश किया जा सकता है। और क्योंकि सोपोर की जैसे जब हम बात करते हैं तो एक लार्जेस्ट जो है फ्रूट प्रोडक्शन एक सेक्शन है यहाँ कश्मीर का, तो अगर उसको डेवलप किया जाता है तो एम्प्लॉयमेंट बनेगी, इकोनॉमी डेवलप हो सकती है, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप किया जा सकता है। मैं पर्टिकुलर एक जगह की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से हमारे पास बांडीपोरा है, कुपवारा है, जो कि काफी ब्यूटीफुल लोकेशन है, वहां पे टूरिज्म को बूस्ट किया जा सकता है। उसी तरह से बांडीपोरा की जब आप बात करते हैं तो वहां पे भी अलग अलग ऐसी चीजें हैं जिनको और ज्यादा डेवलप किया जा सकता है, जिससे पूरे ओवरऑल सिचुएशन को जो एक बेहतर तरीके से हम कह सकते हैं कि उसको एक एडवांस तरीके से डेवलप किया जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं, और खासतौर पर जब कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है तो उस तक जब वो बात पहुंचती है तब उसका कहीं ना कहीं पे कोई अजाला हो जाता है। लेकिन जिस तरह से अभी मेरे सहयोगी भी कह रहे थे कि वो जो एक डिसकंटिन्यूटी है, जो एक कनेक्शन डेवलप नहीं बन रहा है बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव और आवाम के, उसकी वजह से जो एक डेवलपमेंट का जो एक प्रोसेस होता है वो शायद कहीं ना कहीं पे डिस्टर्ब हो जाता है। हालांकि एमएलए लंगेट की अगर हम बात करें, खुर्शीद शेख की, वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली जब उड़ी की जो सिचुएशन डिस्टर्ब हुई थी वो वहां पे पहुंचे, लेकिन उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड होता है जिसको वो अपने टाइम के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जब हम एमपी फंड की बात करते हैं वो एक लार्जर पोर्शन होता है जो एक पूरे इलाके को, पूरे उस रीजन को देखता है। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑन ग्राउंड पब्लिक की जो ग्रीवेंसेस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसको लेकर जो है इन सभी चीजों को बेस्ट करने की, बेटर करने की जरूरत है। तो ये कुछ अहम चीजें हैं जो कि आम आवाम के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनको वो चाहते हैं कि उनको प्रॉपर नुमाइंदगी मिले और ताकि उन सभी प्रॉब्लम्स का उनका अजाला हो पाए। जी काजमी साहब, जिस तरह इंजीनियर रशीद के केस को देखा जाए तो बेहद संजीदा और पेचीदा केस है। ऐसे में कहीं तक दूर दूर तक ये उम्मीद जाहिर भी नहीं की जा सकती है कि उन्हें रिहाई मिलेगी। हालांकि पार्टी ने मुजाहिरा करना शुरू कर दिया है, मांग करनी शुरू कर दी है, पहले से ही ये मांग की जा रही है। लेकिन इसके क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं? क्या मरकजी सरकार इसमें कुछ कर सकती है जिससे बुनियादी सहूलतें हल हो, या वहाँ की आवाम को इसका फायदा हो, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार इसमें कुछ कर सकती है, यूटी की सरकार? देखिए, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है जब तक व्हेन द केस इज बिफोर द कोर्ट्स, तो इसमें कोर्ट्स की कोई भी ज्यूरिडिक्शन में कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं कर सकती है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फ्री फेयर ट्रायल जो है वो जो भी अक्यूज्ड है उसको मिलना चाहिए। हम ये भी नहीं कहते जब तक उसका जो फाइनल डिस्पोजल है सामने नहीं आता है, तो मुझे लगता है उस पर्टिकुलर इंसान के लिए भी अच्छा होता है कि वो क्लीन चिट से बाहर आए, क्योंकि वो उसका जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल लोगों के सामने है, वो लोकप्रिय है। लोग थोड़ी सी सिंपैथी ऑनरेबल कोर्ट्स की भी जाती है कि वो डिस्पाइट कि वो अभी कन्विक्ट नहीं हुआ है, वो सिर्फ उसका ट्रायल चल रहा है और ट्रायल में वो इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन में वो जीत जाता है इतने भारी बहुमत वोटों के साथ। तो थोड़ी सी सिंपैथी जो है मुझे लगता है ऑनरेबल कोर्ट्स की भी उस डेटेन्यू के साथ रहती है। लेकिन ये कि फ्री फेयर ट्रायल हो जाए तो उसके बाद तो फिर पूरी उम्र इंजीनियर रशीद इलेक्शंस लड़े और बिल्कुल अपना जो साख है, जो उनकी पार्टी है। लेकिन ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो जेल से भी
कुछ चीजें हैं जो नहीं कर पा रहे हैं वो करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड जो है वो उनके कार्यकर्ता है, उनके भाई है, ये जो एमएलए जिनकी बात कर रहे हैं वो चुने चुनाए नुमाइंदे हैं और उनका एक बहुत बड़ा कैडर है, उनके पीएज हैं जो बिल्कुल रूटीन में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो रोजमर्रा की जिंदगी के काम है वो कर रहे हैं। और कहीं से भी जब भी उनके काउंसिल उनसे मिलते हैं तो मुझे लगता है वो जरूर टाइम लेते होंगे, उनके अपने जो पीएज हैं या जो भी हैं जो घर के लोग हैं वो उनसे जरूर मिलते होंगे। तो वो अब ठीक है, उस तरह रेगुलर बेसिस पे वो काम थोड़े से ढीले हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो वो चीजें करना चाहते हैं, जो सैंक्शंस वो करना चाहते हैं, वो जरूर अपने कैडर को या अपने प्राइवेट सेक्रेटरीज को या जो भी आपके लोग होते हैं एमपी के साथ, उस ढांचे से वो जरूर आगे काम करते होंगे। क्योंकि आपका जो डेवलपमेंट फंड है वो पर ईयरली अलॉटेड, चाहे वो सीडीएफ एमएलएस का है या मेंबर पार्लियामेंट का, वो अलॉटेड फंड्स होते हैं और उसमें कुछ ना कुछ काम जो है, उनका कैडर बहुत खूबसूरत कैडर है और उनके जो लोग हैं, खासकर जो भाई एमएलए हैं, वो भी बहुत ग्राउंडेड वर्कर है। तो वो मुझे लगता है कोई चीज को भी वेस्ट नहीं होने देंगे और टाइम कंप्लीशन जो काम है उन पे जरूर काम करते होंगे। जी बेशक। चलिए हमारी इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन काज़मी साहब पीर उमर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। और वही आपको बता दें कि जब पूरे मुल्क में करोड़ों लोग रक्षाबंधन का त्यौहार अपने घरों में जोशो खरोशों के साथ मना रहे हैं, लोग मिठाई और मुस्कुराहटों के साथ ये त्यौहार बड़े पैमाने पर मना रहे हैं। ऐसे वक्त में मुल्क की सरहदों की हिफाजत में तैनात हमारे बहादुर सिपाही जो अपने घरों से दूर हैं, उन्हें भी इस खुशी में शामिल किया जा रहा है। इसकी एक खूबसूरत तस्वीर राजौरी के सरहद इलाके से सामने आई है, जहाँ जज्बाती फासलों को खूबसूरती से पाटते हुए मकामी बहनों और बेटियों ने एक मिसाल कायम की है और सरहद पर तैनात सीआरपीएफ की 72 बटालियन के जवानों की कलाई पर राखी बांधकर ये त्यौहार मनाया। इस मौके पर ख्वातीन ने आर्मी जवान और अफसरान से कहा कि हम आपकी बहनें हैं और हमेशा आपके साथ हैं, आप हमारी हिफाजत करते हैं, इसलिए अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए आपके पास आई हैं। इस मौके पर बटालियन के नीरज कुमार सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने इस त्यौहार पर अपने जज्बात बयान करते हुए मकामी बहनों के प्यार और मोहब्बत के लिए शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से फौज और अवाम के बीच रिश्ता मजबूत होता है और जवान खुद को एक बड़े खानदान का हिस्सा महसूस करते हैं। जवान भी इस मोहब्बत भरे लम्हे से जज्बाती हो उठे और उन्होंने यकीन दिलाया कि वो इन बहनों और पूरे इलाके की हर हाल में हिफाजत करेंगे। जब पूरे मुल्क में करोड़ों लोग रक्षाबंधन का त्यौहार अपने घरों में जोशो खरोशों के साथ मना रहे हैं, लोग मिठाई और मुस्कुराहटों के साथ ये त्यौहार बड़े पैमाने पर मना रहे हैं, ऐसे वक्त में मुल्क की सरहदों की हिफाजत में तैनात हमारे बहादुर सिपाही जो अपने घरों से दूर हैं, उन्हें भी इस खुशी में शामिल किया जा रहा है। इसकी एक खूबसूरत तस्वीर राजौरी के सरहदी इलाके से सामने आई है, जहां जज्बाती फासले को खूबसूरती से पाटते हुए मकामी बहनों और बेटियों ने एक मिसाल कायम की है और सरहद पर तैनात सीआरपीएफ की 72 बटालियन के जवानों की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया। इस मौके पर ख्वातीन ने आर्मी जवान और अफसरान से कहा कि हम आपकी बहनें हैं और हमेशा आपके साथ हैं, आप हमारी हिफाजत करते हैं, इसलिए अपने भाइयों को राखी बांधने से पहले हम आपके पास आई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हमने पहले यहाँ बांधी है, फिर अपने भाई को बांधेंगे। पहले यही रक्षा करते हैं, हमारी बॉर्डर्स पे भी यही हैं, सिटीज़ में भी यही हैं, हर जगह यही हैं, तो पहले इन्हीं को ही बांधने आए हैं। हम प्राउड करते हैं कि साल में एक बार ये दिन आता है, तो सभी बहनों को अपने भाई पे प्राउड होता है। मतलब और ख़ास तौर पर ये जो बेल्ट फोर्स के जवान हों, ऑफिसर हों, अपने घरों से कई 100 किलोमीटर दूर है और आज आप इन्हें राखी बांधने यहाँ पे आई हैं, तो आपका मोराल कितना बड़ा है इससे? अच्छा लगता है। अपने अपने घर से सभी दूर हैं, सभी को अपने घर की याद आती है, सभी की बहनें घर पे ही हैं, तो वो भी इस दिन को मिस करती हैं। कुछ भाई घर गए हैं, कुछ नहीं गए हैं, कुछ यहीं पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, तो हम भी आए हैं उनको, चलो थोड़ा सा मतलब बैलेंस हो जाता है। इस मौके पर बटालियन के 21C नीरज कुमार सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने इस त्योहार पर अपने जज्बात बयान करते हुए मकामी बहनों के प्यार और मोहब्बत के लिए शुक्रिया अदा किया। ये जो बच्चे आए और फैमिली जो आई हैं हमें राखी बांधने, हमारे जवानों को राखी बांधने, ये बड़ा ही एक अच्छा अनुभव हमें मिल रहा है। और ये बच्चे अपने व्यस्त कार्यक्रम छोड़ के, क्योंकि ये 15 अगस्त की भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके प्रोग्राम के लिए, और उस बीच में से प्रोग्राम अपना समय बहुमूल्य समय निकाल के हमारे भाइयों को ध्यान दिया। और हम ये प्रण लेते हैं कि कभी भी कोई भी आपकी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कोई भी दिक्कत आएगी तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं। और जहाँ भी होगा
आगे बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लेंगे। और आपने अपना समय निकाल के हमारे जो जवान जो हैं बहुत कोई हरियाणा से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई गुजरात से है, सभी के लिए आपने जो एक उनको घर की याद दिला दी कि उनको ये नहीं लग रहा है कि हम छुट्टी नहीं जा पाएँ, तो व्यस्त कार्यक्रम में तो नहीं हमारा कोई ध्यान उतना नहीं रख पा रहा, लेकिन आप लोगों ने उनको वो गांव की, उनके घर की, उनकी मिट्टी की पूरी याद दिला दी है। इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और आशा करूँगा कि आगे भी ये हमेशा बना रहे और ये जो हमारा जो रिलेशन है वो भविष्य में भी चलता रहे। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से फौज और आवाम के दरमियान रिश्ता और मजबूत होता है और जवान खुद को एक बड़े खानदान का हिस्सा महसूस करते हैं। जवान भी इस मोहब्बत भरे लम्हे से जज्बाती हो उठे और उन्होंने यकीन दिलाया कि वो इन बहनों और पूरे इलाके की हर हाल में हिफाजत करेंगे। इस पहल को मकामी लोगों ने भी खूब सराहा और इन नौजवान लड़कियों की तारीफ की जिन्होंने सरहदों पर तैनात आर्मी के जवानों को मोहब्बत, इज्जत और एक घराने का एहसास कराया। रक्षाबंधन के दिन यहाँ पे इन्हें इनकी कलाई पर जो है राखी बांधकर प्रण लिया जा रहा है, इनकी तरफ से भी, इन ऑफिसर जवान्स की भी तरफ से कि हम लोग आपकी हर समय, हर टाइम, हर मुश्किल समय में आपका जो हम साथ देंगे। ये सिर्फ एक कच्चा धागा नहीं है बल्कि इसके पीछे वो ताकत है, वो शक्ति है जो एक बहन को अपने भाई की ओर अट्रैक्ट करती है। तो खबर को दिखाने का ये मकसद था। हम आपको बताना चाहते थे कि यहाँ की जो लोकल गर्ल्स हैं, जो यहाँ के जो लोग हैं, वो अपने जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इनसे कितना प्यार करते हैं। और 72 बटालियन CRPF की है ये, जहाँ पे आज एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था जिसमें तमाम यहाँ की लोकल गर्ल्स यहाँ पे पहुँची और इन्होंने राखी बांधकर यहाँ पे ऑफिसर्स को, जवानों को और इनका मनोबल इससे बढ़ाया ताकि इन भाइयों को इस चीज़ का एहसास ना हो पाए कि ये अपने घर में है या फिर कहीं दूर, कहीं 100 किलोमीटर दूर अपनी ड्यूटी पर तैनात है। अपने साथी अक्षय के साथ राजौरी से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर। और इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे राही कपूर जम्मू से जुड़ गए हैं। राही, जम्मू में किस तरह का माहौल आज देखने को मिला? खासतौर पर अगर जवानों की बात करें तो वो अपने घरों से दूर है और ऐसे में खास पहल लोगों की तरफ से शुरू की गई है। लड़कियों ने उन्हें राखी बांधी है, साथ ही साथ जवानों ने भी उनका खैर मकदम किया। देखिए सदफ, बिल्कुल आज का जो पर्व था रक्षाबंधन का वो बेहद खास था क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर जगह, हर चौराहे, हर घर, हर गांव में जो है रक्षाबंधन का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। और खास तौर पर जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू के नियरेस्ट जो LOC के इलाके हैं या फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, BSF है, भारतीय सेना है, CRPF है, उसके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस है, CIS है, तमाम जितनी भी फोर्सेस हैं उनके लिए आज का दिन बेहद खास रहता है। वो इसलिए क्योंकि वो अपने परिवारों से दूर थे। यानी आप अगर देश भर से कोई कहीं से भी कनेक्टेड है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अपनी ड्यूटी के दौरान यहाँ पर तैनात है तो वो अपने एक किस्म से वो अपने परिवार से दूर है। तो उन लोगों को अपने परिवार का एहसास करवाने के लिए जो यहाँ की लोकेलिटी है, जो लोकल लोग हैं, वो उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानकर इस तरीके के कार्यक्रम में भाग लेती हैं। बड़ा इवेंट होता है और बहनें जो लोकल, जो यहाँ के जो अपने भाइयों की तरह उन जवानों की कलाई पर राखी बांधती हैं और देश के पूरे विश्व भर में एक संदेश देती हैं कि हमारी सरहद की हिफाजत करने वाले जो जवान हैं उन्हें कभी हम अकेला जो है वो नहीं समझते हैं, अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं। ये एक पहलू हो गया सदफ जो कि LOC के बॉर्डर के जो जवानों का। दूसरी तरफ अगर बात करें कि आज का इस पर्व को जम्मू में किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है तो वो अपने आप में बेहद ही एक अलौकिक और एक अलग तरह का जो है माहौल जम्मू के अंदर देखने पर। जम्मू के अंदर आज के दिन जहां पर रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया जाता है, तमाम जितने भी अनाथ आश्रम हैं, वृद्ध आश्रम हैं या फिर कई जगहों से खबरें आई हिंदू मुस्लिम आपस में भाईचारा, सब लोग एकत्रित होकर एक दूसरे की कलाई पर जो है वो राखी बांधते नजर आए, मिठाइयां बांटते जो है एक दूसरे के नजर आए। और दूसरी ओर सबसे इस पर्व को सबसे ज्यादा तौर पर एक अनोखे स्टाइल से इसलिए मैं कह रहा हूं कि जम्मू में पतंगबाजी जो है वो काफी जोरों शोरों पर होती है। नॉर्थ इंडिया में रक्षाबंधन के त्योहार पर जम्मू के अंदर सबसे बड़ी पतंगबाजी होती है, करोड़ों रुपए का व्यापार होता है पतंगबाजी का और लोग सुबह से लेकर शाम सूर्य डूबने तक जो है वो पतंगबाजी करते हैं। काफी लोग वहां पर मनोरंजन करते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं रक्षाबंधन के इस पर्व में
ना केवल जम्मू कश्मीर, ना केवल सरहदी इलाके, आज पूरा देश जो है वो डूबा हुआ है। तो ये खास करके एक बेहद खास त्योहार है जो परिवार को, अपने बहन भाइयों को जो है वो कनेक्ट करता है और आपसी भाईचारे का संदेश जो है वो पूरे मुल्क भर में देता है। और आज ये तस्वीरें डिफरेंट एरिया से, ना केवल जम्मू से बल्कि जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से, जहां जहां देश का प्रहरी तैनात है, वहां से ये तस्वीरें आज देखने को मिली। जी सर, बिल्कुल जाहिर रही जम्मू और कश्मीर दोनों की बात करें तो खास तौर पर भाईचारे की जो मिसाल है हर त्योहार पर देखने को मिलती है। और इस बार भी कई अलग अलग मकामात से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां मुस्लिम बहनों ने भी अपने भाइयों को राखी बांधी है और एक बार फिर ये मिसाल जम्मू कश्मीर में कायम की गई है। देखिए सदा, बिल्कुल खास तौर पर जम्मू रीजन के कुछ ऐसे मुस्लिम बहुमल एरिया हैं जहां पर आपसी भाईचारा हमेशा देखने को मिला है। वो चाहे रजौरी पुंछ हो या फिर अन्य हिस्से हो, जैसे चनाब वैली के एरिया है, रजौरी पुंछ, ये पीर पंचाल का क्षेत्र है, या फिर कश्मीर घाटी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं। तो वहां पर ये आपसी भाईचारे की मिसाल, कोई भी त्योहार हो, ना केवल रक्षाबंधन हो, ईद हो, दीपावली हो, या कोई भी त्योहार है, वो सब लोग मिलजुल कर बनाते हैं। तो अपने आप में एक मिसाल है। अभी रक्षाबंधन के दिन, आज ही के दिन जो है एक बड़ी संख्या में लोग जो है वो आपस में जो है वो एक दूसरे को मिठाइयां एक्सचेंज करते हैं। पुंछ रजौरी के अंदर हो या फिर जम्मू संभाग के अंदर देखा गया है, जो भी एरिया है, लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं। कई जो है मुस्लिम परिवारों की बहनें जो है वो कई भाइयों को राखी बांधती है। तो ये अपने आप में एक जो एक सुंदर तस्वीर है वो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। तो ये ही एक पैगाम है, एक मैसेज है कि मिलजुल कर रहो, खुश रहो, महफूज रहो, आपसी भाईचारा रहो। क्योंकि आज के समय में आपने देखा होगा कि आज का जमाना ऐसा है कि कई जगह से कुछ ऐसे तस्वीरें भी आज सोशल मीडिया पर आती हैं जहां पर एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं इस तरीके को दर्शाया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर हमेशा से अमन शांति की जो है वो दुआ करता है। सरहदों पर या ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो एक मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं कि हर एक त्योहार को हम जो है वो धूमधाम से मनाते हैं, दोनों इकट्ठे होकर, एकत्रित होकर बनाते हैं, जिसकी एग्जाम्पल पिछले 10 दिनों में लगातार बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा में देखेगी कि तमाम एक बड़ी संख्या में जो मुस्लिम जो लोग हैं उन्होंने इस यात्रा का वेलकम किया। और आज के दिन एक बड़ा वहां पर विशाल मेला जो है वो लगाया गया। तो ना केवल हिंदू बल्कि हर एक जो रिलीजन के लोग हैं वो एकत्रित होकर एक प्लेटफॉर्म में खड़े होकर वहां पर इस तरीके के पर्व सेलिब्रेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना या फिर कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनमें कोई जात धर्म कोई भेदभाव नहीं होता। तो उनके लिए सब परिवार होता है और वहां के जो लोग हैं वो भी उनके साथ मिलकर कभी ये नहीं देखते हैं कि कोई मुस्लिम जवान है या उसी को राखी बांधनी है या हिंदू को बांधनी है। तो ऐसा कदापि नहीं होता है, क्योंकि एक आपसी भाईचारे की मिसाल और देश के जो प्रहरी हैं, जो सरहद की हिफाजत करते हैं, जो LOC पर तैनात हैं, वो हमेशा जो है अपने परिवार की तरह सब लोगों को ट्रीट करते हैं। तो जिसकी एग्जाम्पल सेट है और एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखा ठीक है। राही तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आपको बता दें कि भाई बहन के प्यार की अलामत रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे मुल्क में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं इस मौके पर पुंछ में देशवासियों की हिफाजत के लिए तैनात 141 बटालियन BSF खनेतर में रक्षाबंधन का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर DN सिंह की सदारत में बड़ी तादाद में अफसरान और जवानों ने शिरकत की। वहीं इस मौके पर बड़ी तादाद में ख्वातीन भी शामिल हुई। सभी ख्वातीन ने फौजी जवानों को राखी बांधी और उनकी हिफाजत करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। जो इन्होंने जो है अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमें दिया है, हमारे सारे सीमा प्रहरियों का उत्साह बहुत ऊंचा हुआ है। और जो अपने घर परिवार से इतना दूर सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्यूटी कर रहे हैं, वो अपनी यहाँ की बहनें, यहाँ के भाई और सभी राष्ट्र के लिए समर्पित हैं और इनका उससे मनोबल बहुत ही ऊंचा हुआ है। वहीं आपको बता दें जम्मू कश्मीर में अलग अलग मकामात पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। खासतौर पर इस त्यौहार को मुकम्मल किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस त्यौहार में जवानों को भी शामिल किया गया। कई बटालियन के जवानों की तरफ से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी बहनों ने जवानों को राखी बांधी है और उनकी हिफाजत करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। इस दौरान आपको बता दें कि बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर मौजूद रहे। DN सिंह की सदारत में अफसरान और कई जवान इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। वहीं बड़ी तादाद में मकामी ख्वातीन ने शिरकत की। सभी ख्वातीन ने फौजी जवानों को राखी बांधी है, जिसकी तस्वीरें लगातार
सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग मकामात पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया और इस दौरान जवानों को भी राखी बांधी गई है। मकामी बहनों की तरफ से सभी जवानों को राखी बांधी गई और उनका शुक्रिया भी अदा किया। आपको बता दें कि कई मकामात से फौजी जवानों को राखी बांधने की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें मकामी बहनों की तरफ से फौजी जवानों को राखी बांधी गई। इस दौरान कई बटालियन के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो इस बीच पुंछ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें जवानों को शामिल किया गया। जवानों के साथ कई आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। बटालियन के आला अफसरान ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। आपको बता दें कि इस दौरान मिठाइयां बांटी गई और सभी बहनों ने फौजी जवानों को तहे दिल से राखी बांधी है। वहीं उनकी हिफाजत के लिए भी शुक्रिया अदा किया। और इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे अनुभव जुड़ गए हैं। अनुभव, पूछ की बात करें तो किस तरह से आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी देखिए, आज जो है रक्षाबंधन का पर्व था, जिसमें काफी उत्साह से पर्व जो है पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया। जहां हमने देखा कि पुंछ में जो है बच्चियों ने सेना के जवानों बीएसएफ के जवानों के साथ सरहद पे जो है वो राखी बांधी, उनको राखी बांधी, उनको रक्षा सूत्र बांधकर उनको अपरिचित दूर के बाद ये पहला रक्षाबंधन था। तो जो बच्चियों में, जो लड़कियों में उत्साह था वो देखने को बन रहा था। उन्होंने फौज के जवानों को रक्षा सूत्र बांधा और उनकी लंबी आयु की दुआएं मांगी। तो वहीं दूसरी तरफ जो है बाबा बूढ़ा अमरनाथ में भी रक्षाबंधन का त्यौहार जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहां ये देखा गया कि दूर दूर से लोग जो है वो रक्षाबंधन मनाने के लिए बाबा बूढ़ा अमरनाथ के मंदिर आए थे, जहां पर वहां बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी। काफी लोग जो है रक्षाबंधन के इस त्यौहार पर वहां आए थे और उन्होंने जो है रक्षाबंधन वहां मनाया। तो कुछ लोग जो बाहर से आए थे, जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि रक्षाबंधन मनाने के लिए ही वो स्पेशल जो है यहाँ आए हैं, कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ के मंदिर में वो चाहते थे कि वो अपनी बहन से राखी बंधवाए और स्पेशल रक्षाबंधन मनवाने के लिए वो यहाँ बूढ़ा अमरनाथ आए हैं। जी बिल्कुल ठीक है अनुभव, तो और जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो करेंगे अगली खबर। और वहीं श्रीनगर में सिख और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने एक साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। मुस्लिम बहनों ने अपने मुस्लिम भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, दुआएं दी और दूसरों को भी मिठाइयां खिलाकर इस त्यौहार को मनाया गया। ग्राउंड में भाईचारा, ग्राउंड में आपसी प्यार। यहाँ पर देखिए हर बड़े बड़े त्यौहार, बड़े अभी रिसेंटली रखी का त्यौहार जो है, यहाँ कितने हज़ार लाखों लोग आते हैं और वो ऊपर यात्रा करके अमरनाथ यात्रा के वहाँ पहुँचते हैं और उनकी जो यात्रा होती है वो फैसिलिटेट कश्मीर का मुस्लिम करता है। और वहीं गुरेज सेक्टर से एक दिल छू लेने वाली खबर सामने आई है, जहां एलओसी पर तैनात इंडियन आर्मी की राना बटालियन ने रक्षाबंधन के मौके पर खास प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मुहिम में मकामी स्कूल की बच्चियों ने फौजी जवानों की कलाई पर राखियां बांधकर भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम दिया है। प्रोग्राम में रिवायती एक्टिविटीज भी शामिल रहीं, जहाँ आर्मी के जवानों और मकामी लोगों के दरमियान गर्मजोशी से बातचीत हुई। इस पुरखुलिस पहल का मकसद था कि फौज और अवाम के बीच रिश्ता मजबूत करना। सरहद पर तैनात इन जाबाज सिपाहियों के चेहरे पर जब राखियां बांधी गई तो वो भी जज्बाती हो उठे। गुरेज के लोगों ने इस पहल का खैर मकदम किया, साथ ही साथ मोहब्बत का पैगाम भी दिया। और इसी पर खास जानकारी के लिए बांदीपोरा से हमारे नुमाइंदे वाहिद जुड़ गए हैं। वाहिद, किस तरह का माहौल आज बांदीपोरा में देखने को मिला, किस तरह का ये प्रोग्राम मनाया गया, क्या इंतजामिया की तरफ से कोई तैयारियां मुकम्मल की गई थी? हाँ देखिए, जिस तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया और काफी जोश खरोश के साथ ही मनाया गया, और साथ ही साथ हमने देखा रक्षाबंधन के दिन पे ही यहाँ पे छोटा अमरनाथ जो यात्रा है, पवित्र यात्रा है, उसका यहाँ पे आयोजन सवेरे ही किया गया। और साथ ही साथ इसमें मुख्तलिफ किस्म के, हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों से जो पंडित बरादरी थे तो वो आए थे और उन्होंने इसको प्रोग्राम को धूमधाम से मनाया। वही अगर हम सरलता से गुरेज की बात करें, क्योंकि ये जो इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल वाला इलाका है, वहाँ पे भी इस तरह की जो तकरीबात हैं वो आने की खबरें हैं। और जिस तरह से हमने देखा किस तरह से नन्हे फूल, जिस तरह से नन्हे बच्चे, किस तरह से जो फौजों की कलाई होती है उन पे किस तरह से जो है धागे वो लगा रहे थे, तो उनमें का ये जज्बा, क्योंकि उनका हुब्बुल जज्बा के साथ साथ वो चाहती है कि किस तरह से भाई और बहन का जो प्यार है, जो ये रिश्ता है, किस तरह से मजबूत हो सके। तो वहाँ पे किस तरह से नन्हे जो बच्चे थे तो उन्होंने किस तरह से फौज वहाँ पे जो काम कर रही है, जो फौज वहाँ पे तैनात रहती है एलओसी पे, तो उन्होंने उनके जो कह सकते हैं हाथों पे जो कलाई होती है उन पे वहाँ पे धागे लगाए
तो मुद्दा और मकसद उनका ये था कि किस तरह से ये लोग यहाँ पे फौज ये अपने घरों से दूर रहते हैं और यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे ड्यूटी देती हैं, और साथ ही साथ हम चैन से तब सोते हैं जब ये सरहदों की रखवाली करते हैं। तो इस मौके पर वहाँ पे जो मुकामी लोग हैं उनमें काफी खुशी पाई जा रही थी, और वो साथ उनका ये कहना था कि हम अपने घरों में चैन से इसलिए सोते हैं कि जब ये फौजी अल्लाह के जो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। तो इस बीच हमने देखा जो नन्हे मन्ने बच्चे थे उस तरह से उन्होंने इस प्रोग्राम को काफी एक अच्छा प्रोग्राम फेयर थी, क्योंकि उन्होंने किस तरह से वहाँ पे जो फौजी वहाँ पे तैनात होते हैं उनके हाथों में किस तरह से कलाई जो हम कह सकते हैं जो धागा होता है वो किस तरह से लगाया। तो उनके लिए वहाँ पे उन्होंने खुसूसी जो है दुआएं की उनकी लंबी सेहत के लिए, और साथ ही साथ जिस तरह से वो देश की रक्षा कर रहे हैं उनके लिए दुआएं की गई। तो एक खुशगवार माहौल यहाँ पे था, और इस बीच वहाँ पे किस तरह से एक दूसरे में जो ताइफ है वो बांटे गए, क्योंकि एक खुशी का माहौल वहाँ पे था। सरहदों पे इस तरह का जो माहौल होना ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह से सरहदें महफूज होता है तो हम सभी लोग जो है महफूज हो सकते हैं। तो इस बीच हमने देखा कि जिले बांडीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो देखने को मिले, जिसके चलते यहाँ पे जो इंतजामिया होती है या मुख्तलिफ जो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो फौजी कैंप्स होते हैं वहाँ पे इस तरह के जो प्रोग्राम्स है उनका यहाँ पे आयोजन किया गया है। चाहे सुनवारी बात करें, हाजिन की बात करें या सरता से गुरेज की बात करें, और साथ ही साथ जो दूर दराज इलाके हैं, टुडेल के इलाके, वहाँ पे भी इस तरह की जो खबरें हैं वो लगातार मिल रही हैं कि जिस तरह से रक्षाबंधन का मुबारक जो त्योहार था वो आज धूमधाम के साथ जिले बांडीपुरा में भी मनाया गया। और ये उम्मीद की जाती थी कि किस तरह से भाई और बहन का जो प्यार है, ये जो मजबूत रिश्ता है, तो एक तरफ से जो फौजी लोग होते हैं उनको किस तरह से हौसला देना था कि हम आपके साथ यहाँ पे एक शाना बशाना खड़ा है, क्योंकि आप घरों से बहुत दूर है। और साथ ही साथ उनको ये एक एहसास दिलाने की ये पहल थी कि उनको ये महसूस ना हो कि वो घरों से दूर है। तो हम कह सकते हैं एक अच्छा माहौल है और अच्छी शुरुआत है इस तरह की। तो इस तरह की जो पहल आज पूरे जिले में हमने देखा, और साथ ही साथ जिस तरह से छोटा अमरनाथ यात्रा को लेकर इस तरह की जो इसी पे रक्षाबंधन पे आज इस तरह का प्रोग्राम किया गया था, तो हम कह सकते हैं एक अच्छी शुरुआत है, और जिसको लेकर यहाँ पे मुख्तलिफ मुकामात पर अमन, तरक्की और शांति के लिए खुसूसी जो प्रार्थना वो की गई है। जी वाहिद, बांदीपुरा के किन मकामात पर खासतौर पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, क्योंकि तलबा तालिब इसमें शामिल हुए और बटालियन की तरफ से भी कई जगह प्रोग्राम किए गए हैं? हाँ, देखिए इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं मुख्तलिफ स्कूलों में किए गए, चाहे हम आर्मी ग्लोबल स्कूल्स की बात करें, और साथ ही साथ यहाँ पे जो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे इस तरह के जो प्रोग्राम्स हुए। और साथ ही साथ हमने देखा कि राना बटालियन ने किस तरह से सदर तहसील गुरेज के लाइन ऑफ कंट्रोल वाले जो लास्ट गाँव है वहाँ पे इस तरह का प्रोग्राम किया, जहाँ पर बच्चों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा दिया। और साथ ही साथ उनमें काफी खुशी पाई जा रही थी, क्योंकि वो चाहते थे कि जो फौजी लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन्हें किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, और उन्हें ये अपने जहन में ना हो कि वो अपने घरों से दूर ड्यूटी देते हैं, क्योंकि उनकी बहनें इस वक्त बहुत दूर है, माँ बाप को छोड़कर वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे ड्यूटी देते हैं। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पे पूरा हम कह सकते हैं एक अच्छा माहौल था दिन भर देखने को मिला, जहाँ पर फौजी या जो मुकामी लोग थे आपसी में गले मिल रहे थे, और साथ ही साथ आपस में मिठाइयाँ हैं वो बांटते हुए नजर आए। तो यकीनी तौर पर जो रवायती तौर यहाँ सदी पुरानी जो रवायत है, जो आपसी भाईचारा है, उसको मुस्तकम करने के लिए लगातार इस तरह की जो कोशिशें होती हैं। और साथ ही साथ इसका मूल और मकसद ये था कि किस तरह से अवाम और फौज के दरमियान जो मजबूती है उसको और मजबूत करने की लगातार यहाँ पे कोशिश की जाती है। अक्सर हमने देखा कि जब भी यहाँ पे इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं तो मुकामी लोग इन प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। खुसूसी जो तलाब होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें काफी उत्साह होता है, वो चाहते हैं कि कब इस तरह के जो प्रोग्राम्स हो ताकि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। तो हाँ, यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि पूरे जिले में आज के दिन के हवाले से अगर बात करें तो एक खुशगवार माहौल था, और इस खुशगवार माहौल में ही इस तरह का जो प्रोग्राम रक्षाबंधन जो है वो यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ। जी बिल्कुल ठीक है वाहिद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।